Firstly, very good morning to everyone who are watching this video. In this video, we are going to understand Indian Council Act of 1861. This is the part of historical background of Indian polity by M. Lakshmikant. So, my dear friends, please pay attention in your heart and listen very carefully. So, इसमें हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए थे, ठीक है, उसमें हमने हर चीज को अच्छे से समझा, लेकिन हर चीज में एक इंटरलिंकिंग था कि उसके बाद ये एक्ट आया, उसके बाद ये एक्ट आया। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही कुछ है। जब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया, सो उसमें ये बताया गया कि जो हमारी एक रिवोल्ट हुई थी, कौन सी, जो रिवोल्ट हुई थी हमारी 1857 की, उसके बाद ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ सोचा कि हमें मतलब एक नया एक महसूस किया कि यार हम भारत में रहकर अगर भारत के आदमियों को ही ना मिलाएं, ठीक है, तो हम भारत पर यानी कि राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक क्या महसूस किया, एक नेसेसिटी महसूस करी कि भारत के लोगों को, ठीक है, भारत के लोगों को कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि आप भी आओ और आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ अपना पेन। ठीक है जी, ओके। इन द पर्सन्स ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वर इनेक्टेड। अगर मैं बात करूं इसके परसुएंस में, अगर देखा जाए इस एक्ट के, ठीक है, तो उसमें यानी कि 3 एक्ट के बारे में बता हमें मिलता है। यानी कि इस यानी कि जो सहयोग नीति जो है इसमें, यानी कि जो सहयोग नीति के तहत अगर देखा जाए तो 3 एक्ट देखने को मिलते हैं, 1861, 1892 और 1909 में, यानी कि 3 नए अधिनियम जो थे पारित किए गए थे, ठीक है। उसमें से क्या था कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861, वो एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क यानी कि एक चिन्ह माना गया, एक अच्छा एक यानी कि एक्ट माना गया, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए। इस एक्ट के क्या फीचर्स थे उसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। इसने बताया कि इट मेड द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय द एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेसेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसने आरंभ किया रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएट के द्वारा इंडियंस को, ठीक है, विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। दूसरी बात, दिस वाज प्रोवाइडेड दैट द वॉइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस। इसमें एक आदेश रखा गया कि जो वॉइसरॉय है वो क्या कर सकता है, कुछ इंडियन को यानी कि नॉमिनेट कर सकता है, किसके लिए, नॉन ऑफिशियल गैर सरकारी कामों के लिए, ठीक है, ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, अपनी काउंसिल को बढ़ा सकता है। इसीलिए क्या हुआ कि जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो थे वाइसरॉय ऑफ यानी कि उस वक्त के समय थे, उन्होंने नॉमिनेट किए 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पहला था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। 3 लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन बाय द रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव powers to the Bombay, Madras presidencies. It thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Act of 1833. कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इस एक्ट के दौरान ही ये पता यानी कि चला कि जो पहले सेंट्रलाइजिंग यानी कि एक उद्देश्य था कि चीजों को यानी कि सेंटर में लेकर चलना है, मैड्रास और यानी कि बॉम्बे की जो पावर थी पूरी बंगाल के पास, अब क्या कर दिया गया था, उसे यानी कि दोबारा से सौंप दिया गया था मैड्रास और बॉम्बे को, जो यानी कि चलाया गया था 1773 के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसको यानी कि सौंप दिया गया और जो उसकी क्लाइमेक्स में पहुंच गई थी कब, 1833 तक पहुंच गई थी। मतलब ये नीति चलाई जा रही थी कि सेंट्रलाइजिंग पावर रहेगी, कब से चलाई गई थी, 1773 से, और अपनी क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी 1833 में। लेकिन इस एक्ट के दौरान ये महसूस करा दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा,
हम डिसेंट्रलाइजिंग पावर लेकर चल रहे हैं, मतलब सबका साथ सबका विकास, सभी आइए सभी, इस टाइप का कुछ दिखा हुआ था लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट बोलता है कि इट आल्सो प्रोवाइडेड द स्टेबलाइजिंग अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द बंगाल नॉर्थ प्रोविंसेस एंड पंजाब, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पंजाब विच वर एस्टेब्लिश्ड इन 1862 एंड 1886 एंड 1897। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया न्यू यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है, किसके लिए? बंगाल के लिए और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस भी थी उसमें और पंजाब में, ठीक है। ये कब हुई? 1862, 1886 और 1897 में, आराम इसके दौरान होता गया। ओके। It empowered the viceroy to make rule and order for more convenient transactions of the business in councils. It also gave the recognition to the portfolio system introduced by the Lord Canning in 1859. Under this, a member of the Viceroy Council was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to the issue final orders on behalf of the council on matters of his department। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस एक्ट ने वायसरॉय को इतना एम्पावर कर दिया, इतना मतलब सशक्त बना दिया, ठीक है, किसके लिए? यानी कि बनाने के लिए रूल्स एंड ऑर्डर्स को बहुत ही और कन्वीनियंट लाने के लिए, किसके लिए? इन बिजनेस काउंसिल, ठीक है, बिजनेस इन काउंसिल, और भी चीजों के लिए, जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब किया गया था? 1859 में, ठीक है। इसी के द्वारा ये भी देखा जाए, जो मेंबर ऑफ द वायसरॉय काउंसिल के थे उन्होंने मेड किया इन चार्ज वन आर मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑथराइज टू इश्यू, उनको यानी कि एक और अथॉरिटी दे दी गई इशू करने के लिए फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। 5 बोलता है कि इसने इंपावर किया वायसरॉय को टू इशू करने के लिए ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि कोई यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के यानी कि बिना कंकरेंस के, यानी कि वो क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस, वो जो ऑर्डिनेंस है उसकी अगर लाइफ देखी जाए तो खाली 6 महीने तक रहेगा, ठीक है। आता है उसके बाद हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस एक्ट के फीचर्स क्या थे उसको पढ़ते हैं। इसने क्या किया था? इंक्रीज द नंबर ऑफ द एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस एक्ट ने 1892 में आया था, उसने क्या किया कि नंबर ऑफ यानी कि जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरी बात, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इसने मेंटेन करके चला ऑफिशियल मेजोरिटी को, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि इसने क्या किया? इंक्रीज कर दिया फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड उसको पावर भी दिया डिस्कस करने के लिए कि आप अंदर यानी कि असेंबली में आ सकते हैं और यानी कि काउंसिल में आ सकते हैं और यानी कि बजट पर डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। किसके लिए? किसको? एग्जीक्यूटिव, जिसने इसको बनाया है, मतलब और भी आदेश दे दिए, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द some non-official members to the Central Legislative Council by Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Councils and Bengal Chamber of the Commerce। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इसने प्रोवाइड किया फॉर किसके लिए? नॉमिनेशन, किसके लिए? कुछ यानी कि जो हमारी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। पहला उसमें क्या था कि जो जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, जो वायसरॉय जो रिकमेंड करता था, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल चैम्बर के लिए, बंगाल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स। सेकंड क्या बोलता है? डेट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल by the governors on the recommendation of the district boards, municipalities and universities, trade associations, जमींदार्स and chambers। सिंपल है, कुछ नहीं है। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 4 बोलता है दिस एक्ट मेड अ लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर द
यूज ऑफ द इलेक्शंस इन द फिलिंग सम नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत अच्छे से पढ़ना है, दोबारा से कह रहा हूँ कि ये जो एक्ट था उसने कुछ लिमिटेशंस बनाई, किसके लिए? इनडायरेक्ट प्रोविजन के लिए, जो यूज किया जा रहा था इलेक्शंस में, कि जो यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी सीट को भरने के लिए, बहुत किस पर? सेंट्रल एंड यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पर, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्तर पर। द वर्ड इलेक्शन, जो इलेक्शन वर्ड था, वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन एक्ट, यानी कि एक्ट में यूज नहीं किया गया था। इट द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन, यानी कि जो प्रोसेस था उसको यानी कि डिस्क्राइब किया गया था जैसे एक नॉमिनेशन होता नहीं है, नॉमिनी बनाया जाता है, मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडीज। अगला जो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसको हम लोग मोर्लेमेंटेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस एक्ट को हम लोग मोर्लेमेंटेव के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें जो इस एक्ट को बनाने के लिए जो दो लोगों की ज्यादा भूमिका है, उसमें मोर्ले जो थे वो यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया के थे, ठीक है, और मिंटो जो थे वो क्या थे? हमारे वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे उसको हम लोग समझेंगे। तो उसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया? इंक्रीज कर दिया था साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसके लिए? सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ द चैम्बर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड, यानी कि नंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे उसमें यानी कि बढ़ा दिया गया था 16 से 60 तक, ठीक है। नंबर ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट यूनिफॉर्म, ये बताया गया कि जो नंबर ऑफ यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो यानी कि यूनिफॉर्म नहीं था। इट रिटेन्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी in the central legislative council but allowed the provincial legislative council to have the non official majority। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये रिटेन करके चल रहा था कि ऑफिशियल मेजोरिटी जो है इन द काउंसिल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ये लेकिन अलाउ करके चल रहा था क्या? एक मिनट, अब जैसे दूसरा पॉइंट में बोल रहा था कि इसने यानी कि केंद्रीय परिषद के जो गैर सरकारी बहुमत को बनाए रखने के लिए, ठीक है, रखा था। लेकिन हुआ क्या कि प्रांतीय और जो परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत थी, ठीक है, की अनुमति दे दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस, उसने यानी कि डेलिबरेटिव फंक्शंस को यानी कि एनलार्ज करने की कोशिश करी। दूसरी बात, एक पेन का चल रहा है, हाँ, of the legislative council at the both levels। for example अगर मैं बात करूं, so members were allowed, यानी कि जो members उनको अलाउ किया गया to ask the supplementary questions, उनको आदेश दिया गया कि आप कोई भी यानी कि supplementary question हमसे पूछ सकते हैं। more resolutions on budget, बहुत सारे यानी कि resolutions उठा सकते हैं किसके ऊपर? बजट के ऊपर, and so on। it provided for the first time, पहली बार ही यानी कि ये प्रोवाइड किया गया फॉर द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस, ठीक है, विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वायसराय गवर्नर्स, ठीक है। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो बने पहले यानी कि फर्स्ट इंडियन यानी कि टू ज्वाइन करने के लिए वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। ही वाज अपॉइंट एज ए लॉ मेंबर, और उसको लॉ मेंबर की तरह पर यानी कि अपॉइंट किया गया था। फिर उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ये अगस्त 1919 जो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिक्लेयर किया फॉर द फर्स्ट टाइम डेट इट, इसका जो ऑब्जेक्टिव था क्या था? ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा बताया गया। कब बताया गया? 20 अगस्त 1917 को बताया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 था वो इनेक्ट किया गया, ठीक है, और विच जो कम आया यानी कि फोर्स में कब आया? 1921 में, यानी कि 1919 में तो उसे इनेक्ट किया गया लेकिन 1921 में वो बहुत अच्छे से काम में आया। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं कि दिस एक्ट आल्सो नोन एज ए मोन्टागो, यानी ये जो एक्ट है इसको मोन्टागो चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो मोन्टागो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो चेम्सफोर्ड थे वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। आखिरकार इस
एक्ट के फीचर्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, एक मिनट छोड़ो, हाँ, अगर फीचर्स के बारे में हम लोग बात करें तो ये केंद्रीय और यानी प्रांतीय विषयों की सूची को यानी कि पहचान कर एवं उनके यानी कि जो पृथक करों को राज्यों केंद्रीय नियंत्रण किया गया था। दूसरी बात, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद को अपनी यानी कि सूची में विषयों विधान बनाने के लिए जो अधिकार दिया गया था, लेकिन हुआ क्या, सरकार का जो ढांचा, ठीक है, और केंद्रीय एकात्मता को बना रहना, ऐसा कुछ माना गया था। मैं बता देता हूं कि इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है, इसने यानी कि इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल था उसको यानी कि थोड़ा रिलैक्स करने के लिए by the demarcating and separating the central and the provincial subjects को, the central and the provincial legislature were authorized to make law their representative list subject। वो यानी कि हल्का सा ये मानकर चल रहा था कि जो लॉ है, जो यानी कि रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए बनाया जा रहा है, उसको थोड़ा यानी कि क्या बोलूं मैं, देखो, सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज, उनको ऑथराइज किया गया क्या करने के लिए, कि बनाने के लिए ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट में क्या, लॉज एंड यानी कि लिस्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट्स की। ओके, फिर उसके बाद बात आती है, हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू सेंट्रलाइजिंग द यूनिटरी। इसीलिए ये हालांकि ये माना गया कि जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो कंटिन्यू कर रखा जाए, क्या करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए, यूनिटरी सेंट्रलाइजिंग एंड यूनिटरी के लिए। उसके फर्दर कुछ यानी कि और भी प्रोविजंस हैं, उनको हम समझ लेते हैं। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, यानी किसने क्या किया, जो यानी कि जो एक्ट था उसके यानी कि प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला कौन सा था, ट्रांसफर्ड, एंड सेकंड था रिजर्व्ड। तो पहला था उसका ट्रांसफर्ड, दूसरा था रिजर्व्ड। सो द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसको यानी कि एडमिनिस्ट्रेट किया गया किसके द्वारा, गवर्नर, विद द एड ऑफ द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है, किसके द्वारा, इसमें मिनिस्टर्स को ऐड किया गया रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट बाय द गवर्नर, और काउंसिल के द्वारा इसे, काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल दिखाने के लिए। दूसरी बात, द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स ऑन अदर हैंड, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, द रिजर्व सब्जेक्ट्स है ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बिना रिस्पॉन्सिबल हुए टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस also known as the diarchy, a term divided from the Greek words, जो यानी कि जो ग्रीक वर्ड से यानी कि एक टर्म डिवाइड की गई थी, विच मीन जिसका मतलब था डबल गवर्नमेंट। हाउएवर द एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था वो अनसक्सेसफुल रहा। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म, ठीक है, एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। इसने पहली बार ही यानी कि ये दिखाया कि हमारी यानी कि देश में कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसको यानी कि कंडक्ट कराने के लिए दिखाया गया बाइकैमरलिस्ट तरीके से, ठीक है। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसीलिए जो इंडियन काउंसिल, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस कर दिया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कंसिस्ट करती थी अपर हाउस, ठीक है, जिसको बोलते थे काउंसिल ऑफ द स्टेट, एंड द लोअर हाउस जिसको हम लोग बोलते थे लेजिस्लेटिव असेंबली। आज भी हमारे देश में इसी तरीके से मेजोरिटी को यानी कि देखा जाता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता था कि आप चूज करिए कि आप किसको बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो पहले डायरेक्ट इलेक्शन था, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और मेजोरिटी जो थी पहले कैसे चेक की जाती थी, उस वक्त मोंटागू चेम्सफोर्ड रिकॉर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो था यानी कि मेजोरिटी डायरेक्ट देखी जाती थी, ठीक है। अब बात आती है, इट रिक्वायर्ड दैट थ्री ऑफ द सिक्स मेंबर्स ऑफ द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये रिक्वायर्ड किया जाता था कि जो 3 of 6 मेंबर्स ऑफ द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, वर टू बी इंडियन, वो क्या थे,
इंडियंस थे, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। उसने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो यानी कि एक मिनट हाँ प्रिंसिपल था, उसको क्या किया, एक्सटेंड किया बाई यानी कि बाई द प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द 6 इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। दूसरी बात, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजेस टू लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसने ग्रांट किया किसको, फ्रेंचाइजेस को, किसके लिए, टू द लिमिटेड नंबर ऑफ द यानी कि जो पीपल्स थे, ऑन द बेसिस किसके, यानी कि प्रॉपर्टी एंड द एजुकेशन। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस, यानी किसने कुछ नए ऑफिस को क्रिएट किया गया, ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द इंडिया इन द लंदन। दूसरी बात है, एक मिनट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसने यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इसका यानी कि एस्टेब्लिशमेंट किया। इसीलिए क्या कहा गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो सेटअप किया गया 1926 में, जिसको आज हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो रिक्रूट करता था क्या, सिविल सर्वेंट्स को उस वक्त देश चलाने के लिए। इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम्स प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट्स। इसने पहली बार यानी कि जो सेंट्रल बजट था उससे यानी कि प्रोविंशियल बजट को यानी कि अलग निकाल दिया था। एंड ऑथराइज किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट्स, ठीक है। दूसरी बात, इट प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन इन द इंक्वायरी इनटू द रिपोर्ट्स वर्किंग आफ्टर ईयर ऑफ द कमिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए विचार के साथ, नई विचारधारा के साथ।